शिबली नोमानी 3 जून सन 1857 को आजमगढ़ में पैदा हुए। आपका शुमार उर्दू तनकीद के बुनियादी तनकीद निगारों में होता है। आप उर्दू ज़बान व अदब में बतौर शायर, मौर्रिख, सवाने निगार, नक्काद और सीरत निगार के तौर पर पहचाने जाते हैं। शिबली के तनकीदी नज़रियात व अफ़कार मुख्तलिफ मकालात और तसानीफ में बिखरे हुए हैं, लेकिन ये बात वसूख से कही जा सकती है कि उनको शायरी और शायरी की तनकीद से ख़ास उनसियत थी। शिबली नोमानी ने इब्तिदाई तालीम घर पर ही मौलवी फ़ारूक चिरैया कोटी से हासिल की। सन 1876 में हज के लिए तशरीफ़ ले गए। वकालत का इम्तिहान भी पास किया, मगर वकालत से दिलचस्पी न थी। अलीगढ़ गए तो सर सैयद अहमद खान से मुलाकात हुई। चुनांचे फ़ारसी के प्रोफेसर मुकर्रर हुए। यहीं से शिबली ने इल्मी व तहकीकी ज़िंदगी का आगाज़ किया। प्रोफेसर अर्नोल्ड से फ्रांसीसी सीखी। रोम और शाम का सफ़र किया। सन 1898 में मुलाजमत तर्क करके आजमगढ़ चले गए। आपने दारुल मुसन्निफीन की बुनियाद डाली। आपका इंतकाल 18 नवंबर 1914 को लखनऊ में हुआ। अल फारूक, सवाने मौलाना रूम, इल्मुल कलाम, अल मामून, मवाजना अनीस दबीर, शेरुल अजम, मकालात शिबली, सीरतुन नोमान, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल गज़ाली आपकी मशहूर तसानीफ है। शुरू में शिबली अपने ख़ानदानी असर के मुताबिक मजहबी लिहाज से मजबूत फ़िक्र के हामिल हुआ करते थे। फिर सर सैयद अहमद खान की कायम शुदा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ के बाद शिबली वसीउ नज़र हो गए। अहले इल्म दानिश और अरबाब नज़र जानते हैं कि शिबली के ज़ौक़ तहक़ीक़ व तसनीफ़ को अलीगढ़ ने पर परवाज़ अता की। सर सैयद और अर्नोल्ड की सोहबत, कुतुब बीनी की सहूलत और अलीगढ़ की इल्मी फ़िज़ा ने शिबली के जज्बे तलाश व तफूस और तसनीफ़ व तालीफ़ को जिला बख्शी। खुद सर सैयद ने अपना ज़ाती कुतुब खाना, जो इल्म व तहक़ीक़ का ख़जाना था, शिबली के लिए आम कर दिया था। शिबली का शुमार उर्दू तनकीद के बुनियाद गुजारों में होता है। आपने न सिर्फ ये कि शायरी और उसके दिगर लवाज़मात से मुतालिक अपने नज़रियात को मुफस्सल तौर से शेरुल अजम में पेश किया, बल्कि अमली तनकीद के नमूने मवाज़ने अनीस दबीर में भी पेश किए। शिबली के नज़रिए तनकीद को समझने के लिए उनकी किताबों का मुतालिया अज़ हद ज़रूरी हो जाता है। मज़कूरा किताबों में उन्होंने उर्दू की जुमला क्लासिकी असनाफ़ शायरी का मुहाकमा किया है। उर्दू की शेरी तनकीद को समझने के लिए हम उर्दू वालों के लिए आपकी किताबें नवादिर की हैसियत रखती है। शेरुल अजम शिबली की वो किताब है जिसमें उन्होंने अपने ख़यालात बिलखुसूस फ़न शायरी के बारे में अपने मुतालिया, मुशाहिदे और तजुर्बे को तफसील के साथ बयान किया है। शायरी के असली अनासिर, तारीख़ और शेर का फ़र्क, शायरी और वाक़िया निगारी का फ़र्क जैसे मसाइल पर मुदल्लल बहस की है, ताकि शायरी के जुमला मामलात वाज़े हो जाए। इसके लिए शिबली लफ्ज़ और माना की भी बहस करते हैं और उनकी मुख्तलिफ नौइयतों को पेश भी करते हैं। वो शायरी को ज़ौक़ी और विजदानी शय कहते हैं और कहते हैं कि शायरी की जामे तारीफ़ पेश करना आसान नहीं, बल्कि मुख्तलिफ ज़रियों से और मुख्तलिफ अंदाज में इस हकीकत का इदराक हो सकता है। शिबली ने मुख्तलिफ मिसालों से शायरी की अहमियत को वाज़े करने की कोशिश की है। आपके नज़दीक शायरी का मंबा इदराक नहीं बल्कि एहसास है। शिबली के तसव्वुर से तमाम आलम एक शेर है। जिंदगी में हर जगह शायरी बिखरी पड़ी है और जहाँ शायरी मौजूद है वहाँ जिंदगी है। शिबली ने उर्दू की तमाम क्लासिकी असनाफ का जायजा लिया है और उस पर अपनी राय कायम की है। अल्लामा शिबली का नुक्ता नज़र तासुराती और जमालियाती है,
لیکن شاعری کی دوسری خوبیوں پر بھی ان کی نگاہ رہتی ہے۔ موازنہ انیس و دبیر میں انہوں نے شاعری کی صنعتوں کی جس طرح تشریح پیش کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس لیے جس صنعت کے ضمن میں انہوں نے جو شعر نقل کیے ہیں، ہم آج بھی اس کے حصار سے کلی طور سے باہر نہیں نکل سکے ہیں۔ اردو کی نظریاتی تنقید کو فروغ دینے اور اسے ایک مثبت سمت دینے میں شبلی اور الطاف حسین حالی نہایت ہی اہم اشخاص ہیں۔ انہی کی بدولت اردو تنقید کا چراغ روشن سے روشن تر ہوا۔ علامہ شبلی نے ماہنامہ الندوہ کے ذریعے بہت سے کام انجام دیے۔ تحریک ندوہ کو بام عروج تک پہنچایا۔ نصاب تعلیم پر بحث کا آغاز ہوا۔ علوم قدیمہ پر نقد و جرح کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان کے علاوہ شبلی نے اپنے افکار و نظریات کی پیشکش بھی ماہنامہ الندوہ کے ذریعے کی۔ اس سلسلے کا سب سے اہم کارنامہ تصنیف و تالیف کے لیے طلبہ ندوہ اور دیگر اہل قلم کی ذہنی و دماغی تربیت ہے۔ چنانچہ مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا عبدالسلام ندوی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ضیاء الحسن ندوی، خواجہ عبدالواحد اور عبداللہ امادی وغیرہ نے اسی رسالے سے ناموری حاصل کی اور نامور مصنف ہوئے۔ تصنیف و تالیف کے لیے علامہ شبلی نے یہی مولانا سید سلیمان ندوی کی تربیت کی اور تحریر کے تمام گر سکھائے۔ الندوہ کا سب ایڈیٹر مقرر کیا۔ شجرات لکھنے کا انہوں نے یہی سے آغاز کیا۔ ماہنامہ معارف اعظم گڑھ کی ادارت اور اس کی خدمات کا اگر بنظر غیر مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت پوشیدہ نہ رہ سکے گی کہ سب شبلی کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد الندوہ ہی میں اکتوبر 1905 سے مارچ 1906 تک شبلی کے زیر تربیت رہے۔ یہی سے علمی دنیا میں وہ متعارف ہوئے۔ ارباب نظر جانتے ہیں کہ الہلال میں جو کچھ جلوہ گر ہوا اصلاً اس کا تخم الندوہ ہی میں پڑا تھا۔ مولانا آزاد کے علاوہ مولانا سید سلیمان ندوی اور مولانا عبدالسلام ندوی بھی الہلال سے وابستہ رہے، جن کی تربیت بھی شبلی نے کی تھی۔ صاحب اقبال کامل اور مصنف شیر الہند مولانا عبدالسلام ندوی نے الندوہ ہی سے قلم پکڑنا سیکھا۔ 1906 میں ان کا پہلا مضمون تناسخ شائع ہوا۔ علامہ شبلی نے ان کی بڑی حوصلہ افزائی کی، انعام سے نوازا اور ان کے بڑے مصنف ہونے کی پیشن گوئی کی۔ تصنیف و تالیف کی تربیت اور ذہنی و دماغی نشو و نما کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ علامہ شبلی کے بعد ہندوستان میں علم و فن کی جو بہار آئی اور اہل قلم اور ناموران علم و فن کی جو کہکشاں سجی وہ سب فیضان شبلی ہی کا پرتاؤ ہے۔